जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। भाई कह रहे हैं अभी ब्रेक में कि पार्ट 2 करना ज़रूरी होता है। एक तो ऑनलाइन के अंदर लेंथी पेपर, 1.5 घंटे 1.25 घंटे से ऊपर जब रिकॉर्डिंग जाती है तो ये HD होते हैं लेक्चर्स, तो कंप्रेस करने से भी काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, तो कभी कभी ना बच्चों को मसला आ जाता था। प्लस थोड़ा सा इजी टू डाउनलोड होता है, जल्दी एक हो गया तो वो सुनना शुरू कर देते, दूसरा जो डाउनलोड करके सुनते हैं वो लगाते हैं। ये बच्चों की सहूलत भी है और इसमें मसले मसाइल कम थे, इसलिए 2 पार्ट। वैसे ये भी हो जाता है, चलो ऑनलाइन वाले बच्चे जो एक लेक्चर सुन कहते हैं चलो यार चाय पी लीजिए, हम जरा पार्ट हो गया ना, ठीक है। तो बहरहाल ये 2 पार्ट्स में ही इंशाल्लाह सारे सेशन में आपको आते रहेंगे। लेक्चर एक ही होता है, बस तोड़ दिया जाता है उसको। कभी पार्ट B होगा तो वो फिर अलग से रिकॉर्ड होता है। अच्छा जी जी मार्जिन सेल के साथ लिंक्ड है ये, तो फिर C+P इज इक्वल टू, बस ये अब शॉर्ट सी इतनी सी वर्किंग हुआ करेगी, ठीक है। किसके साथ प्रॉफिट लिंक्ड? 100 सेल को लो, कितना है 20, तो फिर बैलेंसिंग कॉस्ट आ जाएगी 80। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 बताओ, चाहिए क्या? कॉस्ट। चाहिए क्या? कॉस्ट ऑफ सेल। गिवन क्या है सवाल में? ओए जीपी गिवन है भाई। किसी भी हाल में परेशान नहीं होना, किसी भी हाल में परेशान नहीं होना, सिर्फ ये 2 स्टेप्स को सीने से लगा के रखना है। आप इक्वेशन बनानी है, ये फॉर्मूला याद रखना है। जो मर्जी सिचुएशन वो बनाता रहे, जो मर्जी पॉसिबल सिचुएशंस जितनी मर्जी बनाता रहे, ठीक है। आप बिल्कुल सेफ रहोगे अगर आप ये 2 स्टेप्स को फॉलो करो। और ये देख लो, अब ये अंग्रेजी सिर्फ एक बार लिखी थी, ठीक है ना, ताकि आपके स्टेप्स बन जाए। जरा पहली बार जो चीज करवाई जाती है जरा उस तरह से, उसके बाद तो अब ये बस 2 लाइनों का ही सोल्यूशन है, ठीक है। तो गिवन है जीपी कितना है? अब ये काम हो जाता है। अब अगला काम वही, गिवन वो फॉर्मूला ज़हन में, गिवन अमाउंट को डिवाइड करो, गिवन अमाउंट की परसेंटेज से। इस इक्वेशन में देखो, गिवन जीपी है तो उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 20। रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ सेल है, इसकी परसेंटेज 80, तो आंसर इज 200,000। सही थे आंसर्स? अच्छा जी, मुका लो यार, बहुत टाइम लग गया यार। इस तरह से तो हफ्ते को भी बेसिक्स ही चल रही होंगी। FH कैसे शुरू करेंगे? कल और परसों वैसे लगना है इस पे, ये तो जहन में रखें ही, ठीक है। जुमेरात और जुम्मा तो इस पे बेसिक्स पे लगना है। और अगर भाई एक बात एक याद रखना, जब तक टॉपिक तसल्ली टॉपिक की नहीं होती हम उसको नहीं छोड़ रहे होते, ठीक है ना। तो अभी आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो ही जाएगा कुछ अरसे में। टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। हमने बस कोशिश ये करनी है, हमारी छुट्टी ना हो, मैंने जैसे पहले भी कहा था, और अब तो टाइम पे भी क्लास शुरू हो गई है इंशाल्लाह। तो कोशिश करके कोई 1 घंटा 25 मिनट तक रोज़ पढ़ लें, बड़ा, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर एक्स्ट्रा, नहीं ज़रूरत पड़ेगी, वैसे पढ़ी तो नहीं पिछली बार। जी बच्चों, पॉइंट 5 एंड पे बेटा रिवीजन क्लास थी, उसके अंदर कोई नई चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी नई चीज़ नहीं पढ़ी थी। वो सिर्फ बच्चों को थोड़ा सा ये CMA का पेपर ऐसा है ना कि परेशान होता है बच्चा, पता नहीं क्या चल रहा है। तो रिवीजन क्लास में सिर्फ उनको ऐसे क्लास में बिठा के ये इस तरह से ना, कहते हैं ना शापर में डाल के सब्जेक्ट देना, वो उस तरह से दिया गया था कि यार कुछ भी नहीं है, यार यही है बस, ठीक है। ओके, छोड़े आप सीनियर्स के बेशक पूछ लीजिएगा, कोई नई चीज़ नहीं थी। सिलेबस पूरा हो गया था 110 लेक्चर्स में, 110 लेक्चर्स गिन लेना। 11वां 12वां रिवीजन था, 110 लेक्चर्स गिन लेना आज से ऑनवर्ड्स 31 जुलाई तक, ठीक है ना। ये गिन लेना कि कितने दिन ऑन करने पड़ सकते हैं। 110 लेक्चर मैंने पढ़ाने हैं। हाँ, इतने पिछली बार लगे हैं, इस बार 2-4 ज़्यादा ही लगने हैं। तजर्बा भी कोई चीज़ होती है जो बढ़ रहा होगा। जी, जीपी मार्कअप इज 35%, सेल इज 270। कैलकुलेट जीपी बाई C+P इज इक्वल टू S। अब इतना आसान काम है। जीपी परसेंटेज किसे गिवन है जी? मार्कअप है 35%, यानी ऑन कॉस्ट तो 100। जो मर्जी करता है, अब हमें कोई मसला नहीं है, 2 स्टेप्स आ गए हमारे पास, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 35। सेल कितनी होगी फिर? 135। अगली बात, रिक्वायर्ड क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है, निकाल दो। गिवन क्या है सवाल में? सेल। तो सेल गिवन है 270,000, इसको डिवाइड करो सेल की परसेंटेज से 135। रिक्वायर्ड जीपी है, इसकी परसेंटेज मल्टी, जो मर्जी करता रहे। देखो मैंने फॉर्मूला नहीं बदला, सिचुएशन 1000 बना के ले आओ ये फॉर्मूला। और सिर्फ जीपी मार्जिन मार्कअप के अंदर, ये मार्कअप मार्जिन में नहीं ये फॉर्मूला लगता, और भी कई जगहों पे आपको ये फॉर्मूला
बहुत हेल्प करेगा। गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। तो इसको याद कर लें आज ही, पूरी कॉस्ट में आपको कई दफा ये हेल्प करेगा फॉर्मूला। ठीक है जी, आंसर बताएं। ₹70,000 60 है। यार ये कैलकुलेटर मुझे दे दो, फिर मैं ये काम भी खुद ही कर लेता हूँ। देना देना बेशरम। अच्छा देख भी लेता है बंदा कुछ, मतलब देखना नहीं है कुछ गलत। उस्ताद गलत लिखते हो, गलत लिख दोगे आगे। और तुम्हारे बैटमैन के पर जल गए। अच्छा है ये जी, कितना था? लें जी ₹200,000। कितने हो गए भाई, कितने रह गए? लो जी भाई, आज नहीं, वेरिएबल फिक्स आज नहीं करते ना, कल फिर स्टार्ट से ही वहीं से, लेट ना आना, शुरू ही वहीं से इंशाल्लाह करेंगे। और फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, इनके ग्राफ्स वगैरह बना दूंगा, और इंशाल्लाह इतना टाइम बचेगा कि हाई लो समझा दूंगा। फिर उसकी मजीद तफसील परसों करके, परसों इसको एंड कर देंगे। वो आखिरी चीज़ है ये हाई लो, मतलब ये वेरिएबल फिक्स की क्लासिफिकेशन बेसिक्स में। अच्छा जी, कॉस्ट इज 240। यार मैं थक गया हूँ, बस कर दें इसको। अब इनमें से कोई चीदा करवा देता हूँ, कुछ अब कल कर लेना ना, थोड़ा सा बोर हो गए हैं ना अब। ठीक है, ये आखिरी है, ये तो आखिरी है, आगे भी तो और पड़े, वो छाड़ देने ने। चलो फिर अब करो, फिर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ठीक है चलो करो जी। कॉस्ट ऑफ सेल 240 है, जीपी मार्जिन है। अब और ज्यादा देखो डायरेक्ट होने लगे हैं, और ज्यादा डायरेक्ट होने लगे हैं। पहली बार ही क्या लिख रहे हैं, रिक्वायर्ड जीपी है। गिवन क्या है सवाल में, 240,000। अच्छा अब जरा ये लिख लिया, अब ध्यान से देखते हैं। मार्जन था, मार्जन, तो इसका मतलब अब दिमाग में इक्वेशन बनाने में पहुंच गए हम। 60 + 40 = 100, 60 + 40 = 100, दिमाग में बन गई। अब देखो गिवन क्या है, कॉस्ट, तो ये 60 वाली फिगर गिवन है, चाहिए क्या 40। लो आंसर, ठीक है, इज इक्वल टू ₹1,00,000। लो बच्चों, अब आपकी जिद थी तो फिर जिद में तो ऐसा ही होगा फिर, मतलब पर्चे में आप ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, आप यहाँ पे पहुँचना था आपने, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा तभी बंदा जाके कुछ स्टेप्स याद होते हैं ना। डायरेक्ट तो पहली बार अगर डायरेक्ट बता दिया जाए तो फिर तो वो तो रट्टा हो जाएगा ना। पहले कॉन्सेप्ट आपके पास है, कॉन्सेप्ट लिया आपने, उसको स्टेप्स की फॉर्म में किया, 2-3 बार उस चीज़ को बार बार किया, तो वो आपको पक्का हो जाता है। ठीक है, और सही है। चलें जी, पॉइंट 7 जी बच्चों, पॉइंट 7। एन एसेट वॉज परचेज्ड फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 257,400 इंक्लूसिव ऑफ 17% रीफंडेबल सेल्स टैक्स। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और मसला है, चलो इंट्रो वाला भूल गया तो FR1 में पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, एसेट की कॉस्ट के अंदर जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हमने ऐड करनी होती हैं, उनमें सिर्फ नॉन रिफंडेबल टैक्स होता है। रिफंडेबल टैक्स को एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करते। इस फिगर के अंदर इंक्लूसिव है। अब पता नहीं वो क्या मांगता है सवाल में, कहता है कॉस्ट ऑफ प्लांट। ने प्लांट ही था ऊपर भी, एन एसिड था, नीचे प्लांट है। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा माफ करते रहो। ठीक है, तो एन प्लांट नहीं करते, नीचे एसिड कर देते हैं। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एसिड। ठीक है, मतलब चलेगा प्लांट भी, लेकिन जरा ऐसे। ठीक है जी, तो एसिड की कॉस्ट कह रहा है, एसिड हमने 257,400 खरीदा है, एसिड की कॉस्ट निकालो। है पागल, कॉस्ट ही तो है ये, कहो उसको आगे से, है पागल, कॉस्ट देके कह रहा है कॉस्ट निकालो। वो परचेज प्राइस है, जरूर पैसे तो वो दिए हैं, लेकिन आपको पता है कि ओ भाईजान, ओ खुशाब वाले, ओ शर्म करो, तुमको क्लास के बाद मुझे मिलना भी सही। हाँ, मैं कॉस्ट में नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड होते हैं, रिफंडेबल टैक्सेस ऐड नहीं होते। अब वो कह रहा है इस 257 में पड़ा है 17। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपने टेक्निकली इसको, अच्छा फॉर्मूला वही लग जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 17% इस फिगर का होगा, ये फिगर गिवन ही नहीं है। जिसका ये 17% है वो फिगर गिवन ही नहीं है। 100%
सॉरी, जो जो इनवॉइस पे पहले जो परचेज प्राइस होती है ना, जो उस मशीन के ऊपर प्लांट के ऊपर लिखी होगी प्राइस टैग पे, उसके अंदर सेल्स टैक्स ऐड होता है, वैल्यू एडेड टैक्स है ना, ठीक है। वो फिगर गिवन ही नहीं है, तो एक्स की परसेंटेज ये 17 आ रहा है हमारे पास। तो आफ्टर एडिंग दिस फिगर ये आ रहा है 257। तो इसका मतलब फिर ये 100 नहीं है, ये 117 है, इसमें 17 एडेड है। इक्वेशन मैंने फिर वैसे ही बना ली, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। बना दें इसको उसी तरह से इक्वेशन की तरह से, या काम चलेगा डायरेक्ट, ठीक है। ये 100, इधर देखो यूं कर देता हूं आपको, ये देखो ये 117% है, ठीक है। खुदा हाफिज, जाओ। जी उन्हें क्या है, क्यों मिटाया है, उन्हें गुस्सा आया जी। जी बच्चों, जी बच्चों, बोलो बोलो बोलो। ये 117% है, ये बात समझ आती है। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ एसिड निकालो। अब ये जो 17 है ना, इसमें अगर तो ये नॉन रिफंडेबल होता तो हम कहते यही कॉस्ट है, लेकिन अब चूंकि ये रिफंडेबल वाला इसमें एडेड है, तो वो 117 वाले को कॉस्ट हम नहीं कह सकते, हमें इसके अंदर से इस 17% को माइनस करके फिगर निकालनी है, यानी बेसिकली 100% जो है वो निकालना था हमने इसमें, ठीक है। परसेंटेजेस है, कोई नहीं, प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो हमने क्या निकालना है जी, एसिड की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ एसिड अब कैसे निकलेगी, वही इक्वेशन, गिवन अमाउंट क्या है, ठीक है जी, डिवाइड करोगे इसको 100 और जाना है आपने। अच्छा 17% भी बच्चे निकाल लेते हैं, इसको 17% कैसे निकलेगा, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 17 कितना आता है, 35,400, 37,400। इस टोटल में से 37,400 माइनस कर देते हैं, तब भी आप उस पर पहुंच जाते हैं। दोनों तरीके ठीक है, इक्वली गुड, लेकिन ये जरा शॉर्ट है, ठीक है। तो 257, 400 को डिवाइड करेंगे 117 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आया 2 लाख। ये है जी कॉस्ट ऑफ एसिड, 2,20,000। इस पर आप एसिड डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री करें। ये तो पीपीई नहीं है, ये सेल्स टैक्स है जो पेएबल टू हुकूमत पाकिस्तान है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये रिफंडेबल है, तो ये रिसीवेबल है, रिफंडेबल एडजस्टेबल होता है, लेकिन आप रिफंडेबल कह लें, ये सेल्स टैक्स है, ये रिफंडेबल एसेट बनेगा। यानी अगर इसकी वैसे एंट्री कर दूं अकाउंटिंग वाली, इसकी एंट्री यूं बनेगी, पीपीई 220, फिर एडवांस टैक्स या रिफंडेबल टैक्स, ठीक है। मैं सेल्स टैक्स रिसीवेबल लिख दूं, कभी पैसे दे देते हैं सेल्स टैक्स वाले, कभी एडजस्टमेंट हो जाती है, अल्टीमेटली रिसीवेबल कह सकते हैं इसको, ठीक है। वो कितना आ गया जी, 37.4, और कैश क्रेडिट हुआ आपके जेब से 257। ये असल में एंट्री तो ऐसे होती है, लेकिन अब ये एंट्री नहीं करवा रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि उन्होंने कहा था ये निकाल के दे दो, तो सही है। तो ये आपका पीपीई में नहीं शामिल हो सकता, ओके। नेक्स्ट नंबर 7 का ये आंसर आ गया। अब यहीं पे सारा गंद पड़ रहा है, आप देख लो, फिर गुजारा करो, ये छोटे छोटे सवाल है ना। 8 जी, टोटल सेल्स फॉर द ईयर आर 423,400। सेल्स टोटल इतनी है जिसके अंदर 16% सेल्स टैक्स पड़ा है। कोई मसला है इसमें? कोई मसला नहीं है, लेकिन उसने कहा है अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स तो जरा निकालो, तो कोई बात नहीं है। अगर इंक्लूसिव है तो ये 116 है, बस इतना सा आपको समझ आने लग जाएगी। तो जी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 16, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। नंबर 8, तो थोड़े कंफर्टेबल हुए हो, आती होंगी आपको कोई ये परसेंटेज निकालना, लेकिन चलो जरा एक बार आपकी जरा थोड़ा सा वो वार्म अप हो गया, ठीक है, वार्म अप हो गया। तो बेसिक्स में वार्म अप ही चल रहा होता है जी। बेटा गिवन है, रिक्वायर्ड है सेल्स टैक्स की अमाउंट, तो सेल्स टैक्स निकालना है। गिवन है हमें टोटल सेल्स की फिगर ₹423,400, ये 116 है, डिवाइड करो गिवन अमाउंट की परसेंटेज से, और हमें चाहिए 16। आंसर इज 58,400, 58,400, ठीक है जी।
ओके नेक्स्ट मुश्किल है आसान है? सारा इस सवाल ही आसान था, पता नहीं क्यों नहीं करके आए सर। इसीलिए कि आसान था बेटा, आसान उन्हीं के लिए है जिन्होंने कर लिया, वरना तो सारी ज़िंदगी यही सोचते रहोगे पता नहीं यार जो हमें परसेंटेजेस नहीं ना आ रही समझ में, ये शायद वो सवाल जो नहीं ना किया था उसी वजह से नहीं आ रही। सारा सेशन यही सोचते गुजर जाएगा, पर्चे में बैठे यही सोच रहे होगे, फिर अगली बार कहोगे वो सवाल नहीं छोड़ूंगा। करके आया करो होमवर्क। आर कस्टमर्स मसला चल रहा है कोई, बाहर जाने दो भाई को। आर कस्टमर्स सेटल देयर अकाउंट्स, कस्टमर सेटल करते हैं अकाउंट, मतलब समझ आ रही है इसकी? क्या कस्टमर अकाउंट के ऊपर चीज जिसको बेचते हैं ना, उधार बेचते हैं, उसका मतलब होता है वो डेटर है। सेटल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि उसने अपने डेटर को अपने जो हमारा रिसीवल था वो रिसीवल आके उसने पैसे दे दिए, वो रिसीव हो गया, ये होता है सेटल होने का मतलब। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अपना अकाउंट सेटल करते हैं आफ्टर डिडक्टिंग 7% विदहोल्डिंग टैक्स। विदहोल्डिंग टैक्स पढ़ लिया आप लोगों ने? जो नहीं पढ़ा बाकी पढ़ लेंगे। ठीक है, विदहोल्डिंग का मतलब ये होता है, कुछ हुकूमत ने ना, गवर्नमेंट ने कुछ विदहोल्डिंग एजेंट्स बनाए हुए हैं जिनको कहा जाता है कि आप हमारे बिहाफ पे टैक्स विदहोल्ड करके वो जमा करवाएं, आपकी जिम्मेदारी है, और फिर बाकी पैसे अगले बंदे को दें। जैसे एम्प्लॉयर जितने भी होंगे, जैसे कॉलेज वाले जो हैं ये भी विदहोल्डिंग एजेंट हैं, क्योंकि हम इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं सैलरी लेते हैं इनसे, हमारी सैलरी में से पहले टैक्स कटता है। मैं शायद कल परसों में किसी जगह पढ़ रहा था कि लास्ट ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स सैलरीड तबके ने दिया है। बिजनेस बेटा अभी इन परेशानियों में ना पड़ो इंशाल्लाह, ठीक है ना? आप अपने वाले टैक्स के बारे में सोचो जो बड़े कटा करेगा, ठीक है ना? जी क्या कह रहे थे आप? भाई मैं ये अर्ज कर रहा था, वो कह रहे थे बिजनेसमैन के से भी ज़्यादा, यानी कि बिजनेस वालों से भी ज़्यादा, कॉर्पोरेट सेक्टर से ज़्यादा सैलरीड तबके ने दिया है। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि विद होल्ड कर लिया जाता है इनका टैक्स। ठीक है, बड़ी वजह है। ठीक है, कॉलेज वाले आप हमारा टैक्स काट के हमें बाकी सैलरी भेजते हैं, और जो कॉलेज वालों ने टैक्स काटा है उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अगले हफ्ते, जब से वो हर महीने में ना वो 15-16 तारीख तक जो है वो टैक्स जो है उन्होंने जमा कराना होता है हुकूमत की तिजोरी में। ठीक है, तो ये विदहोल्डिंग एजेंट, ऐसी तरह बातों में बात आ गई। तो हमारे जो कस्टमर है, अच्छा इसी तरह से आप टैक्स जो पढ़ चुके हैं उनको ये बात समझ आ रही होगी, और जो टैक्स नहीं पढ़ चुके वो वेट करें, टैक्स जब पढ़ेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि और भी बहुत सारे विदहोल्डिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारे विदहोल्डिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि हमारा कस्टमर है, उसको हमने मिसाल के तौर पे उसको हमने आईटी सर्विसेज सेल की, हमने उसको सॉफ्टवेयर बना के दिया, उसने कहा भाईजान मैंने ये जो सर्विस आपसे ली है, कोई काम भी करवाया, तो उसको मैंने अगर टैक्स के लिए अलाउ कराया तो मुझे आपका टैक्स काटना पड़ेगा, तो वो टैक्स काट के मुझे बाकी पैसे देता है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से होता है। बहरहाल समझ आ जाएगी आपको, छोड़ें। आर कस्टमर सेटल देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 7% विदहोल्डिंग टैक्स, यानी अगर 100 रुपये मैंने कस्टमर से लेने थे तो हुकूमत ने कहा हुआ है उनको कि आप 7 रुपये इसके काट लें, हमारा टैक्स काट लें, काट के हुकूमत को जमा कराएं, और बाकी 93 हमें जो वो आप अपने जो वो उस बंदे को दे दो। ठीक है ना, ये मामला है। अब टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर वर 297, कैलकुलेट टोटल सेल्स, और यही तो है। हाँ, कस्टमर अगर हमारा ये कस्टमर बात समझ नहीं आ रही है। हमारा कस्टमर जो है वो 7% टैक्स विदहोल्ड करके हमें पैसे देता है, तो हमें कितना मिलता है? तो इसका मतलब रिसीट्स 100% हो ही नहीं सकती थी, ये कितनी होंगी? तो ये 93% है। ये इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ डिसाइड करना, बाकी तो मसला ही कोई नहीं। और हमें चाहिए क्या? 100 की फिगर चाहिए, तो कोई मसला नहीं जी, ये आ गया जनाब इसका आंसर नंबर 9 का जी। टोटल सेल्स चाहिए हमें। देखो ना, आप घर से करके आते तो ज़्यादा मज़ा आता, आप कॉन्फिडेंट होते। अब समझ तो आ गई है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो उनको आया ना, जिन्होंने घर ट्राई किया और उनका अब सारा कुछ सही होता चला जा रहा है, पर्चे में भी वो इसी कॉन्फिडेंस से कैलकुलेशंस करेंगे। क्लास में तो भाई सबको समझ आई है ना सब कुछ, फायदा क्या हुआ? वैल्यू एडिशन किसकी होगी? जो पहले ट्राई करके खुद आएगा। ये अब जहन में रखना आगे के लिए। डिवाइडेड बाय 93 मल्टीप्लाइड बाय, आंसर इज जी। नेक्स्ट
नेक्स्ट, आवाज़ बंद हुई थी ज़रा, है ना, हुई थी, मानो ना मानो आमिर जी। सेल्स फॉर द ईयर, मैं पढ़ लूँ यार, सेल्स फॉर द ईयर आर 593, चलो अब रह 4 ही गए, कर लो, बोर हो गए यार, ये बहुत ही बोरिंग सवाल था, अगली बार इसको छोटा करना है थोड़ा सा, इतना लेंथी। सेल्स फॉर द ईयर वर आर 593, दी सेल्स आर 25% हायर देन लास्ट ईयर, कैलकुलेट सेल ऑफ पिछला साल। तो ये सेल 25% हायर है, तो 593, 750, 125 हो चुकी हैं। हमें चाहिए पिछले साल की सेल, तो वो क्या होगी, तो 593 यहीं कहीं कर लें यार, डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय जी 4,75,000। इजी है काम। रेंट ऑफ 2020 इज 500, इट विल इंक्रीज बाय 10% इन 21, 12% इन 22 एंड विल डिक्रीज बाय 5% इन 23। कैलकुलेट रेंट। ऐसा होता नहीं है, लेकिन बेटा कैलकुलेशन सिखानी थी ना, इधर साथ ही हो जाओ, साथ हो जाए, अब उधर ना बिठाने लग जाना उसको वापस सीट पे जी। होता ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि आपको कैलकुलेशन सिखानी थी ना कि इंक्रीज डिक्रीज है, तो इसलिए तीसरे साल में रेंट डिक्रीज भी हो गया। ठीक है, हो भी सकता है, ठीक है, हो भी सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है जी। 2021, 2022 और 2023 ये हमें निकालना है रेंट। अब 2021 का रेंट कितना है निकालना है, 2020 का गिवन है, 21 का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 500 लिख दूं अगर आपकी ज़्यादा 1000 के अंदर, ठीक है। तो 500 रेंट था 2020 का, उसमें 10% इंक्रीज आ गया। अब दो तरीके हैं इसको करने के, कुछ बच्चे यूं करेंगे 500 प्लस 10% ऑफ 500 कितना बनता है जी 550। कुछ कहेंगे यार ये क्या कर रहे हैं आप, प्लस 10% ऑफ 550। आप क्यों नहीं ऐसे कर लेते 500 इंटू 1 10%, या इसको यूं भी लिख सकते हैं आप 500 इंटू 1.1। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा यूज़ होगी सीएमए के अंदर आपको, इंक्रीज डिक्रीज वाली, ठीक है ना। तो ये असल तरीका तो ये है, बचपन में बच्चे को ये सिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको यूं भी लिख सकते हैं। किसी को नहीं समझ आ रही तो मुझसे भी पूछ लें, ये ना हो फिर सेशन के दौरान आपको ये परसेंटेज की समझ ना आ रही है कि ये कैसे निकली है। सही है। तो 500 इंटू 1.1 किया तो 550 आ गया। अब कायदे की बात है, अनलेस के स्पेसिफिकली लिख दे कि असल 500 पर ही फिर 10% लगना है, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल क्या इंक्रीमेंट कैसे रेंट का होता कैसे है, जो 550 पे पहुंचा है, कितने गया वो 550 से पहुंचा है, अगले साल इस 550 ने अब 10% बढ़ना है, ठीक है ना। तो फिर 2022 का रेंट 500। सर इतनी बोरिंग क्लास आज थी, बताते हम आते ही ना, मुझे खुद लग रहा है आज मैं आता ही ना ये क्लास जी। 12% है, 1.12 कर दें, या 550 प्लस 12% ऑफ 550 कर दें, दोनों सही है। बोलो 616। और 2023 में अब कम होना है तो यही 616, लेकिन अब इसके भी दो तरीके हैं। 616 है, इसमें से माइनस कर दो, कितना कम होना है 5%। 5% ऑफ 616 क्या आंसर आता है जी 58। बस 5 कर लूं, काउंट कर लूं, ठीक है। नहीं करता जी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 616 जो है वो 95% रह गया, आंसर निकाल लो, 95% लिख लो, या 0.95, ठीक है। ये 5.2 ही आएगा, ठीक है। इसको यूं लिखें 95%, या इसको यूं लिख लें 0.95। मैं पहली बार बेसिक्स है, मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूं। अब सेशन के दौरान मैं ये नहीं बताऊंगा ये 0.95 कैसे आया, ये 1.16 कैसे आया, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक बार आपको अच्छा नहीं समझ आएगा तो बता दूंगा, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि एक बार ये बात सामने आ जाए तो फिर दोबारा आपको इसमें मसला, बहुत एक्सटेंसिव यूज़ है ये इस काम का, ये इंक्रीज डिक्रीज का काम ही यही होता है। पास्ट फ्यूचर दोनों को देख रहे होते हैं, मकसद बताया था सीएमए का, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो आज बैठकर कहते हैं जी आज अगर मुझे 1 किलो इतने रुपए का मटेरियल मिला था, तो अगले साल में 10% बढ़ गया तो
मजदूरी 5% बढ़ गई तो, बिजली 20% बढ़ गई तो बताओ ज़रा फिर क्या असर पड़ेगा। क्या डिसीजन मेकिंग में यही तो चल रहा होता है, बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना। बड़ी इंपॉर्टेंट, आसान लेकिन इंपॉर्टेंट जी। इंटू 0.95 किया था तो आंसर आ गया 585.2। सेल्स फॉर द ईयर आर 585। ओह, प्रोसेस लॉस, ये वाला बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ये अखीर कर देंगे, इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको, लेकिन फ़िलहाल एक छोटा सवाल वैसे ही। प्रोसेस लॉस इज़ 6%, यानी हमारा एक प्रोसेस है, प्रोडक्शन का प्रोसेस है। क्लास का टाइम वैसे किस वक्त तक है? चलो थोड़ा सा तो आज थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ही पीछे आ रहा है ना। अब देखो, ठीक है, FIR 2 वालों से कल मैंने बड़ी माफ़ी मांगी थी, आज ज़रा कम मांग लेंगे। मैंने कल कहा था यार बस 1-2 दिन दे दो, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। अच्छा चले 5-7 मिनट है। वैसे अदनान साहब लास्ट टाइम सेशन में थे ना, तो मेरी CMA के बाद उनकी FIR 1 में FIR 2 मेरी FIR 2 इकट्ठी शुरू होती थी, तो उनके फ़ोन आने लग जाते थे। मतलब जब टाइम होता था, ज़रा अब अपनी क्लास है ना, नहीं वो फिर मैं भेज देता था, जाहिर है 5 मिनट लेट। अच्छा क्या बात कर रहे थे? हाँ, लॉसेस मैं बात कर रहा था। प्रोसेस कॉस्टिंग में इंशाल्लाह जाके हम ये पढ़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बड़े मज़े का है। आपको 2-3 दिन मुश्किल के बाद फिर आसानी हो जाती है उसमें, जैसे कैश फ्लो था ऐसे ही है। 2-3 हर टॉपिक ना पहले 2-3 दिन थोड़ा सा तंग करता है, बस हिम्मत से जैसे समझाया जा रहा हो, जितना काम कहा जा रहा हो कर लेंगे तो टॉपिक इंशाल्लाह उसके बाद आपकी पॉकेट में होगा, ठीक है। अच्छा तो प्रोसेस हमारा है, मिसाल के तौर पे हम पेंट बनाते हैं, ठीक है भाई। अब बैठ जाओ, एक तो तुम्हारी क्लास अभी नहीं है, कहीं भी बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ बेशक, FIR 2 अभी शुरू नहीं हुई। बिठा लेना था यार उसको, कितने जालिम लोग हो, बेचारा अब रोजे से बाहर जा रहा है, कुछ शर्म होती है जी। मैं बिठा देता, सही कह रहा हूँ, मुझे अपनी सीट देनी चाहिए। नहीं सही कह रहे, इसमें हंसने की बात नहीं है, अब असूल तो यही बनता है। मुझसे कहता है यार इधर आके बैठ जाओ, आप लोगों को क्या जरूरत है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, आप इसमें मजाक, मैं नहीं आपको लगा रहा कुछ। अच्छा सुन लो, हम एक पेंट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। तो हम जब पेंट बनाते हैं तो हम कुछ केमिकल्स को मिक्स करते हैं, उनको मिक्स करके उनको हीट करते हैं। तो जब हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो कुछ केमिकल एवेपोरेट होकर लॉस हो जाता है, प्रोसेस का हिस्सा है। गर्म नहीं करेंगे तो पेंट नहीं बनेगा, और गर्म करेंगे तो भाप बन के कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो ये प्रोसेस लॉस इस तरह से हर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ नॉर्मल लॉसेस होते ही हैं जो उसका पार्ट होते हैं, ठीक है, वो होने ही होने, ठीक है ना। तो 10 जूते बनाने के लिए आपका 1 मीटर लेदर लगना है, ठीक है। उसके अंदर आपको कटिंग शटिंग करते हुए, सीधा पतरा करते हुए वो बनाने वाले कोई आधा मीटर ज़ाया भी कर देते हैं। तो आपको 10 जूते बनाने के लिए फिर कितना मटेरियल चाहिए होगा? 1.5 मीटर। ये इस तरह से बातें इंशाल्लाह हम करेंगे आगे जाके बहुत ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल सादा बात कहता है प्रोसेस लॉस है 6%। देखो इनपुट यूनिट्स कुछ होते हैं प्रोसेस में, ठीक है। ये प्रोसेस आपका चल रहा है और इस प्रोसेस से यूनिट्स कंप्लीट होकर आउटपुट बनते हैं, ठीक है जी। इससे आउटपुट यूनिट्स निकलेंगे। बात समझ आती है? ये समझ लो फैक्ट्री है, ये मशीनरी है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है प्रोसेस के दौरान 6% लॉस हो जाता है। नॉर्मल अब नॉर्मल उसी टॉपिक में सिखाऊंगा जहां पे है, फिलहाल बस लॉस हो जाता है। प्रोसेस के दौरान 6% यूनिट्स लॉस हो जाते हैं, ठीक है। वो कहता है आउटपुट 235 है, इनपुट निकालो। अब सादा बात मुझे गिवन क्या है, वो उसको क्या चीज अज्यूम करें, सिर्फ ये देखना है। तो आउटपुट जो है वो आफ्टर 6% लॉस है, तो आउटपुट फिर कितना है? 90। सॉरी लिख गया हूं, गलती हो गई, माफी दे दो। 7 ले लिया 94%। तो मुझे ये रिक्वायर्ड है बेसिकली। तो अगर 94% आउटपुट है, मैं तो परसेंटेज सिखानी थी, प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ी सिखा रहा हूँ, तो वहीं पे सिखाऊंगा। वो परसेंटेज मैंने कहा चलो लगे आता हूँ ये भी, ठीक है। तो आउटपुट 94% है और प्रोसेस के दौरान 6% लूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर ये आउटपुट आया है तो इनपुट ज्यादा हुए होंगे,
वो वैसे मैंने बताया लेकिन ये तो कैलकुलेशन हम अपनी तरतीब से ही करेंगे जैसे करते आ रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। हमें क्या चाहिए, इनपुट यूनिट्स, हमें गिवन क्या है, आउटपुट यूनिट्स 235, इसकी परसेंटेज है 94, रिक्वायर्ड है हमें इनपुट इनपुट यूनिट्स, उसकी परसेंटेज है 100, तो आंसर क्या आ गया 200, यानी 250 यूनिट्स। यूं समझ लें कि ये लीटर है, 250 लीटर केमिकल प्रोसेस में डालें तो 235 लीटर केमिकल ही के पेंट बन के निकलता है, बाकी 15 लीटर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है। समझ आई। और लास्ट है, मैंने असल में ना वो आखिरी 10-15 मिनट इसलिए मांगे हैं कि कुछ सवाल आपको होमवर्क में देने हैं तो उनकी ज़रा बुनियाद डाल के भेजना है ना, ठीक है। क्योंकि अब वो जाहिर सी बात है, अब लेंथी तो नहीं कर सकते ना इस बेसिक्स को, 10 दिन बेसिक्स ही करते रहे, यस सर नहीं। पिछली बार 4-5 दिन लगे थे इस पर, तो 4-5 दिन में कोशिश तो करेंगे ना इंशाल्लाह, छठा दिन ना लगे। कोशिश यही करनी है कि हफ्ते वाले दिन हम ओवरहेड स्टार्ट कर दें। वैसे बता रहा हूँ सिर्फ वेरिएबल और फिक्स की डिस्कशन जो रहती है, लेकिन चूंकि कुछ सवाल भी करवाने होते हैं तो एक दिन का काम नहीं, मैं उसको 2 दिन ही समझ रहा हूँ। 2 दिन कम अज़ कम है, और कमी बेशी हुई तो तीसरा दिन भी। जी बच्चों, सेल्स फॉर द ईयर आर 285, दीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, मुख्तलिफ तरीके से बस के, बाय 20% इन नेक्स्ट ईयर। जी ये 285 है, ये 20% से बढ़ेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर कौन सा है वो मैंने लिखा नहीं था, सेल्स फॉर द ईयर 2021, ठीक है जी। तो ये तो सिंपल है यार, इंटू 1.2, ये तो वैसे ही पता नहीं क्यों 342, ये ऐसे ही बस शायद ऐसे ज़रा जज्बात में शायद ये भी लिखवा दिया होगा, ठीक है। चलो जी, अल्लाह अल्लाह करके ये सवाल, वैसे ये लेक्चर में बनता नहीं था इसका पूरा लेक्चर, चलो लेकिन अब लग गया, क्या हो सकता है तो काम की चीज़। असल में ये बहुत काम की चीज़ है जो हमने सीखी है, इससे भी हमारे साथ ही चलना है। उसके बाद ये परसेंटेजेस आपको बार 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 पूरे कोर्स के अंदर हर सवाल में ही इंशाअल्लाह ये परसेंटेजेस आपको ज़रूर मिलेंगी। तो चलो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। मैंने कहा है छुट्टी हो गई है, अजीब आदमी है यार, पता नहीं कहाँ से सीधा करने लग जाते हैं बैग। हाँ जी, पिक्चर लेनी है, किसकी लेनी है पिक्चर? अच्छा जी, अब ऐसा करें, अब जरा वापस आए जो हम कल पढ़ रहे थे, जल्दी कर लो यार। जी मैं आपको ये पढ़ा रहा था, प्रोडक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह की होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और, ठीक है जी। तो अगर आपसे वो कहे सवाल के अंदर पूछे, किधर गया वो, किधर गया वो, अच्छा वो तो उधर डाला होगा। अगर वो सवाल में आपसे पूछे प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो क्या करोगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच को ऐड कर दोगे, ठीक है। बहुत सिंपल काम है, लेकिन जाहिर सी बात है जब तक मैं करवा ना लूँ मुझे तो तसल्ली नहीं होगी। तो एक छोटा सवाल करवाऊंगा, ज़रा होमवर्क में ज़्यादा सवाल है, लेकिन उनसे परेशान नहीं होना, वो सारे सवाल मैं डिस्कस करूंगा, या आप माफ़ी मांग के कहेंगे सोल्यूशन देख के समझ आ गया, ना करें तो छोड़ूंगा। सवाल करेंगे, लेकिन होमवर्क से कभी परेशान नहीं होना आपने। होमवर्क अक्सर ऐसा होगा जो आज तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अक्सर ऐसा होगा होमवर्क जो होने वाला ही नहीं होगा। ऐसे सवाल बच्चों को मैं पास पेपर दिया करता था, मेरे पास भी सोल्यूशन नहीं था होता उसका, पुराने पास पेपर्स बहुत मिले कहीं से, पास पेपर्स सोल्यूशन बाद में बनाना पड़ता था, खुद क्लास में बनाते थे, बच्चे भी करके आते थे, ऐसे दीवाने बच्चे थे विषय। तो वही का अब मसला ये है कि कुछ सोल्यूशन जो हैं वो हैंडआउट में आ गए, वो मैं डाल दूंगा। अब मुझे बस यही एक वो खटका लगा हुआ है कि सोल्यूशन पहले देख लेंगे तो ये वो मेहनत नहीं करेंगे जो करनी चाहिए थी। तो बस ये श्योरिटी मुझे दे दो कि एक बार सवाल पूरा कर डालोगे बगैर सोल्यूशन देखे गलत सलत, ये श्योरिटी आप दे दो, इंशाल्लाह पास होने की श्योरिटी मैं दे सकता हूँ। लेकिन आप लोग जो है वो नहीं, ये श्योरिटी सिर्फ जबान से देते हैं। जहां कहीं ये लिखवा लो अभी मुझसे, जहां कहीं फंसोगे सवाल करते हुए फौरन सोल्यूशन की तरफ देखोगे। बेटा मैं हैंड आउट बना दिया ना, जब आप वो हर रोज ये 5-10 मिनट क्लास लेट हो जाए फिर फायदा कोई, ठीक है। तो आप अपने आप मतलब
सेल्फ डिसिप्लिन लाएं ना अपने अंदर, ठीक है, अपने आप के ऊपर थोड़ा सा काबू लाएं, खुद को आप खुद को समझाएं, ठीक है, इतने मैच्योर हो चुके हैं आपके, आपको नजर आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, इतने आसान सवाल। अल्फा कंपनी प्रोड्यूसेस चार्जर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ कंपनी, पेज नंबर 7 पर एक क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं। वैसे तो मेरा प्लान क्या था बता दूं, अब देखो ना हर दफा प्लान से मैं कितना पीछे रह रहा होता हूं, फिर आप लोग कहते हैं पता नहीं क्यों क्लास खत्म नहीं हो रही। 2 भी मैंने कराना था, 3 भी कराना था, 4 भी करवाना था और 5 उससे अगले मैंने कुछ होमवर्क देने थे। अब ये सारे होमवर्क में चले गए। अब कल मैं आके ये बगैर सोल्यूशन वाले करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सुन लें, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। का नॉलेज आप लोगों के पास मौजूद है, आपके जहन में बस ये होना चाहिए, देखो रिक्वायरमेंट क्या है, देखो जैसे ही पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है और रिक्वायरमेंट पढ़ते ही दिमाग के अंदर चीजों को लोड करना है, प्लानिंग होती है जो, ठीक है ना। सवाल की रिक्वायरमेंट है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, फौरन आपके जहन के अंदर पहला लेक्चर आया, प्रोडक्शन कॉस्ट है, 3 चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएस। और ये सवाल बनता ही नहीं था यहां पे, बस एवं ही दिया हुआ है, ठीक है। हाँ मतलब आपको सिर्फ ये बताना था, बस ये चीज जो है ना इसको हम टेबल की फॉर्म में बना लिया करेंगे, ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। कॉस्ट मांगी है उसने, एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे, उसमें ये 3 कॉस्ट ऐड करके उस टेबल के नीचे एंड कर देंगे, और इसी तरह का टेबल फिर आप बनते रहा करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक के लिए स्टेप्स डिफरेंट हैं बस, ठीक है, और टॉपिक के अंदर हम स्टेप्स नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये तो जनरल से अभी जरा बेसिक्स चल रही है ना, थोड़ी बुनियाद शुनियाद डाल रहे हैं। तो क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ चार्जेस, लो जी, टोटल प्रोडक्शन पूरा मैंने नहीं लिखा, कॉस्ट ऑफ डडू चार्जेस जी। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में 3 कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ कंपनी डिटरमिन्स दैट कंपनी स्पेंट 12 मिलियन ऑन डायरेक्ट मटेरियल, 2 मिलियन ऑन डायरेक्ट लेबर एंड 8 मिलियन ऑन एफओएच टू कंप्लीट 1000 चार्जर्स, ठीक है। कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ चार्ज, यानी कि 1000 चार्जर्स की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। 10,000, ओके 10,000, ठीक है। तो कौन कौन सी कॉस्ट है जी, रुपीज में ही करो आज, 1000 में नहीं करते जी। डायरेक्ट मटेरियल, ये भी कोई सवाल है, कहता है सर 12,000, 1000 में कर लें, चले अगर बयान बदल लेते हैं आप, हाँ बदल लेता हूं, जाओ कर लो जो करना है जी। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2000 और फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट। चलो फैक्ट्री लिख दिया, कितनी, 8,000। अब टोटल कितना हो गया, लें जी, ये है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जी, टोटल भी लिख दें, कितना, 22,000। अच्छा, अब अगर एक स्टेप आगे वो चला जाता है, पर यूनिट कॉस्ट निकालो, अगर चला जाता, दिस इज एज सिंपल है, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, सिंपल बातें हैं। अगला सवाल सिर्फ वैसे पढ़ा रहा हूं, जरा देखना। अब बस ये जहन में रखना है कि अगर आपसे प्रोडक्ट कॉस्ट मांगे और कोई सेलिंग एडमिन खर्चा भी सवाल में दिया हो तो ध्यान करना वो नहीं लेना, ये सब पढ़ाया हुआ होगा, जो सवालों के अंदर पढ़ाया सब हुआ है, बस उनको ये सवाल कुछ मैंने करवाने थे, माजरत चाहता हूं, ठीक है ना, नहीं करवा सका। लेकिन देखो ना, अब ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे, कल जब मैं आकर ये सवाल आपको क्लास में करवाऊंगा, ये 2-3 मिनट में होने वाले सवाल है, बहुत ईजी है। लेकिन जब आपको वैसा ही, बस ये ध्यान रखना है, ऐसा फॉर्मेट बना लेना। अब जब मैं कल आके सवाल करूंगा और वैसे ही बना होगा फॉर्मेट, वैसे ही सवाल हो रहा होगा, कितना कॉन्फिडेंस आएगा ना आपको, यार जबरदस्त, हमने तो बगैर क्लास के डिस्कशन के भी कर लिया सवाल, ठीक है। लेकिन पढ़ाऊंगा फिर भी सवाल, देखो क्या है जी। सबसे देखो तरतीब पहले दिन बताया था, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, रिक्वायरमेंट पढ़ के प्लान करना है कि किधर जाना किधर है हमने, ठीक है। आमिर भाई जाग रहे हैं आप, हैं आज तो थोड़ा सा वैसे आप बोरिंग काम था आज, है ना। अब बस आज से शुरू हो गई है सही बेहतरीन तरीके वाली कॉस्ट। अब परसेंटेजेस में क्या करें, बोरियत होती थी, लेकिन अब मैं उसके बगैर चल नहीं सकता था। वो हर रोज मरने से बेहतर है आज आपने और मैंने मिलकर आधा पौना घंटा मर लिया है ना, ठीक है। हर सवाल में परसेंटेजेस को लेकर बैठे हो
मार्कअप मार्जिन को लेकर रोज ही रो रहे हो तो एक बार थोड़ा सा रो लिया बच्चा, आगे इजी हो जाएगा। ठीक है जी, होमवर्क में ये सवाल करना है। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट वही बात, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। ठीक है, दिमाग के अंदर वो सारा नॉलेज अब चल रहा है आपके। ठीक है ना, आगे कहता है अरशद इज मैन्युफैक्चरर। मैं पढ़ा सारे सवाल रहा हूं, यही 5-7 मिनट ऊपर लिए, करवा नहीं रहा। फॉर्मेट बस यही होगा, आप 1 मिनट में करोगे ऐसे ऐसे इंशाल्लाह। ठीक है, बस ये 5वें सवाल में से एक आधा पार्ट मैंने करवाना है। दोबारा अगली बार जो ब्रेक लगनी है वहां जाके लगनी है जी। चेक करें जी, चेक करें, चेक करें। अरशद लिमिटेड इज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। ड्यूरिंग द मंथ एंडेड 1000 टेबलें वर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड विथ फॉलोइंग कॉस्ट्स इनकर्ड। वुड कॉस्टिंग 12 मिलियन वॉज यूज्ड टू। यार अब मैंने आगे लिख दिया, पहला सवाल था ना, इट वुड बी कंसिडर्ड एज। ना भी लिखता तो टेबल्स के अंदर वुड क्या है ये नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन असल में पहला सवाल था ना, मैंने उससे हिसाब से जरा आहिस्ता आहिस्ता चीजों को जैसे बंदा बढ़ा रहा था ना, वो मामला था। लेकिन आपका लेवल तो पहले ही लेवल हुआ पड़ा है। ये सवाल है आपके सामने जी। डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस ऑफ कार पेन टर। डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा जी, उसके बाद पैकेज ऑफ नेल्स, नेल्स का डिब्बा मंगवा लिया ना पूरा है। टू होल्ड द टेबल टुगेदर वर परचेज्ड एंड यूज एट अ कॉस्ट ऑफ। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। 1 मिलियन वॉज पेड फॉर फैक्ट्री रेंट, एफओएच। कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। बस करना यही है, बस उसमें ये करना है, देखो डायरेक्ट मटेरियल करोगे, डायरेक्ट लेबर करोगे, और उसके बाद एफओएच की हेडिंग दे देना, और उसके अंदर जितने भी एफओएच हैं वो इस तरह से लिख देना, जरा बेहतर लगेगा, थोड़ा याद होंगी चीजें। ठीक है, मटेरियल, लेबर, एफओएच अलग अलग, बस टोटल कॉस्ट इसी तरह से निकल आएगी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा ना। हश पपीज वाला सवाल आपका होमवर्क जब होगा उसके अंदर क्या होगा, वैसा ही है। हश पपीज ने 5000 जूते बना दिए। एच जी क्या, HPPL 5000 शूज बना चुका है। HPPL स्पेंड इतने रुपए ऑन डायरेक्ट मटेरियल, सारे डायरेक्ट मटेरियल पे। 2400 फॉर रेगुलर एम्प्लॉइज हु आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट लेबर। ऑल्सो इनकर्ड फॉलोइंग, इतने ऑन ग्लूज, इनडायरेक्ट मटेरियल। इतने ऑन शू मोल्ड, शू मोल्ड कहते हैं वो सांचे जिसके अंदर शूज बनने हैं। मटेरियल क्या है, लेबर, एफओएच है, इसको मैं यूं लिख देता हूं जरा, एफओएच। ये एफओएच, ये क्या था जी, डायरेक्ट मटेरियल, खुद बोला उसने। ये क्या है जी, इनडायरेक्ट मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट लेबर। ठीक है, और ये अगले सारे चल रहे हैं एफओएच। 320 ऑन वेजेस ऑफ फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड। शिपमेंट ऑफ शूज फ्रॉम फैक्ट्री टू आउटलेट्स, एफओएच। सेलिंग बोला किसी ने, बोला किसी ने, कौन था, कौन था, जिंदाबाद, जाग के बैठो बेहोश लोगो। सेल आउटलेट पर लेके जाने का किराया, ये सेलिंग एक्सपेंस होता है। और सेलिंग एक्सपेंस जो होता है ना, हाँ जी, वो होता है पीरियड कॉस्ट, वो नॉन प्रोडक्शन है। ठीक है, गांट इट। ओके, आगे बढ़ो। 120 टू एन ऑन अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, अदर भी हो सकते हैं जो नाम के अलावा हो, बिजली बिल वगैरह, ये वो। अ लोन ऑफ 500 वाज बोरोड फ्रॉम बैंक, ये इंटरेस्ट आ जाएगा एफओएच में। जैसे ये एक सेलिंग कॉस्ट थी, ये क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। तो ये इग्नोर करने हैं, इस तरह के सवाल हैं, पर आपको पता सब है, बस थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। डोंट मार्च आती हैं। बेसिक सैलरी ऑफ 15 प्लस कमीशन, बेसिक ये दोनों ऐड करें। वॉज पेड टू सेल्समैन फॉर वर्किंग इन सेल्स आउटलेट। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, सेलिंग एक्सपेंस है। तो ये 3 नहीं आने, बाकी आने, फॉर्मेट वही है। समझ आई कुछ? अब अगला तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा, मसला ऐसे ही होना है सर, तुम सानू पता है मसला ऐसे ही होना है, तो ये पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, नहीं होगा। एक छोटी सी बात सिर्फ है, उसने कहा है कि बिड सबमिट करनी है, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, वही 3 चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स निकाल लोगे इस सवाल में से। फिर प्राइम कॉस्ट निकालो, वो कोई मसला नहीं है, फॉर्मेट ही ऐसा बनाना जैसा सिखाया था। अब देखो ना, सवाल आ गया, जरूरत पड़ गई ना, तो आप डायरेक्ट मटेरियल लिख लोगे, डायरेक्ट लेबर लिख लोगे, तो एक लाइन आगे डाल देना। मैं हर सवाल में ये लिखूंगा इन सवालों के अंदर, ताकि ये याद हो। ठीक है ना, ऐसे आपका ये प्राइम कॉस्ट निकल आएगा यहां से। उसके बाद
FOH की हेडिंग दे लोगे और FOH जो होंगे वो ऐड करते जाओगे, आगे बढ़ो। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ स्पेशल ऑर्डर। अच्छा, अब ये अलग अलग निकालने पड़ेंगे, ठीक है, वो देख लेना। एक सवाल मैंने वो बना के बताया था ना टेबल, ठीक है, तो दोनों अलग अलग कैलकुलेट कर लो, उनको हेडिंग बनाकर वो कैलकुलेट करके देते जाओ उसको, ठीक है, मैं कल करवाऊंगा बहरहाल। हाँ, असल चीज जो नई इस सवाल में वो क्या है, बिड प्राइस। बिड प्राइस कहते हैं सेलिंग प्राइस को, ये भी सिखा दिया हुआ है आपको। सेल प्राइस कैसे निकलेगी, सारी कॉस्ट को लेकर उसमें प्रॉफिट ऐड करना है, वो कहीं ना कहीं सवाल में बताया होगा, ठीक है। अब वो कहता है डायरेक्ट मटेरियल ये है, डायरेक्ट लेबर ये है, FOH 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, तो जो कॉस्ट ये है इसका 120% परसेंटेजेस सिखा चुका, इसीलिए परसेंटेजेस पहले सिखा रहा था कि ये सवाल करने हैं। वो अलग बात है कि ये सवाल करने का वक्त ना आया, अल्लाह ने जो है वो पहले आपको छुट्टी दे दी और पन्नो पन्नो बुआ। अब FA2 वाले कह रहे हैं आज नहीं माफ करना सी। हाँ, इन ऑर्डर टू सेट बिड प्राइस ऑफ ऑर्डर कंपनी विशेष प्रॉफिट मार्कअप भी गिवन है, निकालना आता है, हो जाएगा। बस आखिरी सवाल ये मैं करवा रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर सूट निकालो और इन टोटल निकालो। उसके बाद ये सवाल भी होमवर्क में है, आज होमवर्क ज्यादा है, क्योंकि 3 दिन का इकट्ठा हो गया। ये क्लास वर्क था अभी तक, आगे होमवर्क है। ठहर जाओ, चुप करो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, आप माफी है, जो कर ले, जो नहीं करेगा कोई मसला नहीं। ये अगले सवालों के सॉल्यूशंस मैंने डाले हुए हैं, 5 तो मैंने खुद आके करवाने हैं, 6 से ऑनवर्ड छोटे छोटे सवाल हैं बेटा, हर सवाल 2 से 4 मिनट में हो जाना है, 5 मिनट लग जाएंगे, 7 लग जाएंगे, तो ये ज़्यादा काम नहीं है। अगर नहीं हो तो मैं कल कुछ नहीं कहूँगा, अभी माफ़ी है, स्टार्ट का 1 हफ्ता माफ़ी है, कर लोगे तो मेहरबानी है अल्लाह के नाम पे, जो कर ले वो उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। ये 6ठा और 7वां और 8वां, हाँ, और 9वां देख लूँ मैं, वो भी है, 10वां भी ना करना मुनासिब नहीं है, चलो 9वां भी ना करना, वैसे 9वां कर ही लो। अच्छा, 10वां वैसे कोई करना चाहे अपनी मर्जी से, 9वां 10वां वो कर ले, मेरी तरफ से बाइंडिंग 8 तक है, ठीक है। 9वां 10वां जो अपनी मर्जी से, 1 मिनट 10वां देखने दो, हाँ सही है, जो करना चाहे 9वां 10वां ऑप्शनल है, ठीक है, मेरी तरफ से पाबंदी नहीं है। देखो ना 11वां सवाल जो है वहां से वेरिएबल फिक्स कॉस्ट की कहानी शुरू हो रही है। ये कल मैंने इंशाल्लाह ये आपका ट्रिप लेके जाऊंगा मैं कल, मीनार पाकिस्तान, बैठे यहीं होंगे और घूम के आएंगे, ठीक है। तो इससे आगे फिर जितने सवाल हैं वो फिर अगली कहानी है, तो कोई मसला नहीं है। मैंने खुद कल आधा लेक्चर इस पे लगाना है और आपको कोई मसला होगा तो अभी एक सवाल कराना था, छोटा सा, और बैजा भाई बैजा, खामोश हो जाएं, बोलेंगे तो टाइम और बढ़ता जाएगा, प्लीज। छुट्टी लेनी नहीं। कंपनी प्रोड्यूस्ड 5000 सूटें, ईच सूट रिक्वायर्ड 3 मीटर कपड़ा, विच इज परचेज फ्रॉम सप्लाई एट अ कॉस्ट ऑफ 1500 पर मीटर। हाँ जी, एक सूट पर लगता है 3 मीटर, 1 मीटर आता है 1500 का, तो एक सूट की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही है ना, सूट के अंदर कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल होता है ना, एक सूट की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 4500। मैं कहा कुछ टेंड ना कराई हुए, लुको के बैठे हो भाई, हैं कितनी बनेगी? उसका फॉर्मूला क्या है, रेट इनटू रेट जो है ना, ये अगर केजीज है तो पर केजी रेट होगा, अगर मीटर है तो पर मीटर, लीटर है तो पर, तो रेट इनटू क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट, ठीक है जी। यहां से क्या निकलेगा हमारे पास, ये इन दोनों को जब आप पर यूनिट, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो टोटल क्वांटिटी निकल आएगी। जैसे मैंने अभी बोला कि 3 मीटर लगता है एक सूट पर और हर मीटर मिलता है 1500 रुपए का, रुपीस 1500 पर मीटर और 3 मीटर पर यूनिट, तो आंसर क्या आ गया, ये 4500 एक सूट पर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है। और अगर कंपनी ने 5000 सूटें बनाई हैं तो 4500 इंटू, इस तरह की कोई लड़ाई शड़ाई आपने यहां पे करनी है इन सवालों के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं।
लेकिन ये करनी जरूरी है, क्योंकि जब बड़े सवाल होंगे तो वो सवाल समझ रहे होंगे, ना कि इन निकी निकी कैलकुलेशन में फंसे होंगे। ओके जी, लिखना जरूरी है आज, फिर बाद में देखेंगे जब दिमाग में करना होगा तो। इड्डा तुम दिमाग में करना है, ठीक है। तो ये भाई सारे सवाल होमवर्क में आ गए, 1 से लेकर 10 तक। 9 और 10 ऑप्शनल है, 8 तक मस्ट है। छोटे छोटे सवाल हैं, 8 तक के सवाल आधे घंटे में हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप खुद ही, आपका दिल करेगा 9वां 10वां भी कर ही देते हैं, इंशाल्लाह करके आएंगे। अल्लाह हाफिज।